हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजा सोलंकी है। कल मेरा नेशंस फंडोप्लिकेशन का सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन, किम्स हॉस्पिटल से हैदराबाद। बेसिकली मुझे अक्टूबर 23 में मुझे एक्चुअली नींद मेरी खुली और नींद खुलते से मुझे कंटिन्यूस खांसी आई। खांसी आने के बाद मेरा गले में ऐसा लगा कफ चोक हो गया, सांस पूरी ही मेरा पूरा कम्प्लीटली ब्रीथिंग स्टॉप हो गया। तो उस टाइम में कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल किया ब्रीथिंग इन करने के लिए, लेकिन मैं सांस अंदर नहीं खींच पाया था। फिर लगभग 1 मिनट बाद मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आई, उसमें कुछ कफ आउट हुआ, उसके बाद मुझे सांस वापस आई। फिर यही इंसिडेंस 2 डेज बाद वापस फिर रिपीट हुआ। ऐसे ये इंसिडेंस 3-4 टाइम्स रिपीट हुआ। देन फिर नवंबर में जब मैं इसके लिए एडमिट हुआ तो कुछ डॉक्टर थोड़ा सा अस्थमा से कंफ्यूज हुए, बट एग्जैक्टली अस्थमा से लाइक सिम्टम नहीं थे। बट ठीक है, अस्थमा का ट्रीटमेंट हुआ, बट अल्टीमेटली कुछ रिपोर्ट्स में कुछ हार्ड निकल कर नहीं है। तो मैं इंदौर में एक्चुअली CHL हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। देन मैं इंदौर में एमिनेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बट वहाँ ऐसा कुछ हार्ट फॉर्म में डायग्नोज नहीं हुआ। फिर वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी मैंने कुछ नेबुलाइजेशन वगैरह कंटिन्यू रखा, जो स्टैंडर्ड हम अस्थमा में बुरापाट फटाफट लेते हैं, बट उससे मुझे कोई खास रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैं हैदराबाद में यहाँ पर सिकंदराबाद में डॉक्टर प्रशांत कुमार से मैंने कुछ अस्थमा का ट्रीटमेंट के लिए मिलता रहा। देन ही डायग्नोज दैट कि दैट योर प्रॉब्लम इज़ नॉट रिलेटेड टू लंग्स, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ स्टमक। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो प्रॉब्लम है वो लंग्स से रिलेटेड कम है और एक्चुअली स्टोमक से रिलेटेड ज़्यादा है। सो इसलिए फिर मैंने किसी स्टोमक के डॉक्टर को दिखाने के लिए सोचा। देन मैं एक्चुअली यहाँ पे भाइनी क्लिनिक है जो कि अपोलो हॉस्पिटल में मैं काम करती है, उनको मैंने कहा। तो उन्होंने मुझे एंडोस्कोपी वगैरह और ये सब टेस्ट, इसोफेगल मैनोमेट्री और पीएच मेट्री, ये सब टेस्ट मैंने कराए। तो उसमें इनिशियली मुझे जब मैंने एंडोस्कोपी कराया तो उसमें मुझे RUT पॉजिटिव निकला। RUT पॉजिटिव में एक्चुअली H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन मुझे डायग्नोस हुआ। फिर उसका भी कुछ ट्रीटमेंट मैंने 14 डेज का जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था वो लिया। उससे मुझे ब्लोटिंग का इशू थोड़ा कम हुआ, बट स्टिल मेरे ब्रीथिंग इशू में मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। देन फर्दर जब मैंने पीएच मेट्री कराया, एसोफेगल मैनोमेट्री कराया, तो उसमें मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो स्टोमक है और जो हमारा पेट है, जो फूड पाइप खाने की नली है, इसके बीच में यहाँ पर एक वॉल्व होता है। वो वॉल्व बेसिकली जब हम कुछ भी खाते हैं तो ओपन होता है, देन उसके बाद वो क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली उसका फंक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा था, मतलब वो वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहा था। ये इसोफेगल मैनोमेट्री में डायग्नोज होगा। देन उसके बाद चूंकि अब वॉल्व क्लोज नहीं होता है तो क्या होता है, स्टोमक का एसिड आपका बार बार ऊपर आता है। तो इसलिए पीएच मेट्रिक में क्या होता है, वो ये देखते हैं कि कितनी बार आपका एसिड ऊपर की तरफ आता है। 24 आवर का टेस्ट होता है, और हमारे नोज के थ्रू एक इलेक्ट्रोड डालकर वो बेसिकली सेंसर के थ्रू टेस्ट करते हैं कि कितनी बार एसिड कंटेंट ऊपर आ रहा है। तो उस लगभग अप्रैल 2024 में जब वो टेस्ट हुआ था, तो अराउंड 24 आवर में 265 टाइम्स मुझे एसिड ऊपर आया, एसिड रिफ्लक्स हुआ। तो वहाँ से मुझे रिफ्लक्स डिसीज डायग्नोज हुई, और ये रिफ्लक्स डिसीज बिकॉज ऑफ दिस ये वॉल लूज हो गया था, इस वजह से हुआ। बट इन सब रिपोर्ट्स में ये क्लियर नहीं हुआ कि हार्निया है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हेटल हार्निया भी होता है, जो आपका ब्रीदिंग मसल होती है डायफ्राम यहाँ पर, इसी के इंटरसेक्शन पे आपका वॉल्व होता है आपका, जिसको लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपका स्टोमक थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है, तो उससे क्या होता है कि वॉल्व का फंक्शनिंग डिसफंक्शन होने का वो भी एक कारण होता है। तो उसमें उतना कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके लिए भी उन्होंने मुझे एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ दी, जो स्टैंडर्ड आप कभी भी एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ लोगे तो जैसे राबिप्रोजाल, पेंटोप्रोजाल, ओमियोप्रोजाल, एंटीलेंसोप्रोजाल, डेल्टॉन, ये सब दवाइयाँ स्टैंडर्ड मैंने 2-3 महीने 1-2 महीने तक ली। उससे मेरा एसिड रिफ्लक्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ, बट स्टिल मेरा ब्रीथिंग इशू नहीं रिजॉल्व हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि खाना खाने के बाद कुछ थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यहाँ पे ऐसा लगता था कि कोई गला दबा रहा है, जैसे कोई चेस्ट प्रेशर, यहाँ पे थ्रोट प्रेशर, चेस्ट प्रेशर महसूस होता था, जिसकी वजह से सांस इनहेल करने में, ऑक्सीजन इनहेल करने में मुझे इशू होता था। देन फर्दर जब मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैं किम्स हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर नितेश प्रताप से कंसल्ट किया। देन वहाँ पर मैंने फिर हमारा रिपीट एंडोस्कोपी टेस्ट हुआ, जिसमें ये देखने के लिए कि एक्चुअली ग्रेड वॉल कितना हद तक लूज है। उसके लिए आपका ग्रेड अपर एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, जिसमें यह मालूम पड़ता है कि कौन से ग्रेड का GID है। तो ग्रेड 1 का GID, ग्रेड 2 का, 3 का, 4 का, 4 ग्रेड का होता है। तो उसमें मुझे ग्रेड 3 का GID डायग्नोज हुआ। दैट मीन्स जो मैं वॉल है वो परमानेंटली ओपन रहता है, ठीक है, तो ग्रेड 3 में, और इसमें प्रेजेंस ऑफ हाइटल हर्निया के भी चांसेस होते हैं। तो उस रिपोर्ट में ये डायग्नोज हुआ। देन उसके बाद उन्होंने फिर से मेरा
24 आवर पिछली बार जो किया था वो पीएच मीटर किया था, इस बार उन्होंने 24 आवर पीएच इम्पिडेंस मेरा टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ नॉन एसिड रिफ्लक्स यानी पानी या गैस का रिफ्लक्स, वो सभी तरह का रिफ्लक्स डायग्नोस करता है। तो इस टेस्ट में इस बार यह मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि 1 महीना दवाई लेने के बाद मेरा एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल में आ चुका था, यानी अब जो रिफ्लक्स हो रहा था वो एसिड कंटेंट का ना होते हुए वो नॉन एसिडिक रिफ्लक्स था, आइदर वो गैस का रिफ्लक्स हो चाहे पानी का रिफ्लक्स हो। तो बेसिकली मेरा मेजर प्रॉब्लम नॉन एसिड रिफ्लक्स डायग्नोस हुआ। तो उस टाइम उन्होंने भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट देकर कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ट्रीट करने करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करी। इसमें कई सारे हम सजेशंस होते हैं, जैसे लाइक हम खाना सोने के पहले 3-4 घंटे पहले खा ले, लाइट खाना खाएं, थोड़ा सा बेड स्लैंड करें, ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें मैंने करके देखी। बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे इससे इफेक्ट होता था, 5-10%, 20% हेल्प मिलता था, तो कभी मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। बट ओवरऑल मेरा ब्रीथिंग इशू मान लो रात को अगर सॉल्व हो गया तो फिर सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जब पेट फूलता है तब मुझे सप्रेशन लगता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती थी कभी खाना खाने के बाद। तो रात का थोड़ा सा इशू सॉल्व हुआ सोने का, तो कभी दिन में, तो अल्टरनेटली कभी रात को ईजी होता था सोना, कभी दिन में दिक्कत होता था। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही और फाइनली अब मैं यहाँ पे केम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर जी पार्थसारथी से कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट मेरा एक बेरियम सेलर टेस्ट करवाया, जिसमें वो रिफ्लेक्स को आपको एक्सरे के थ्रू रिफ्लेक्स को वो देख सकते हैं, वीडियोग्राफी होती है उसकी। तो मैंने जब बेरियम सेलर टेस्ट कराया तो उसमें फ्री फ्लो ऑफ रिफ्लेक्स, ऐसा जो हार्निया का कोई एविडेंस नहीं मिला उसमें, लेकिन रिफ्लेक्स उसमें निकल कर आया फिर से। तो चूंकि सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्स है तो डॉक्टर ने कहा वही सर्जरी सजेस्ट की है, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन। तो उनका ये कहना है कि ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। कल मेरा इसका सर्जरी है। एस्टिमेट की अगर हम बात करूँ तो अराउंड उन्होंने मुझे 2.5 लाख का एस्टिमेट दिया है, जिसमें 3 डेज हॉस्पिटलाइजेशन कहा है, 20,000 तक का फार्मेसी इंक्लूड है, और 3 डेज का सेमी ट्विन शेयरिंग रूम है, 3 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन है, ये सब इसमें कवर है। अगर और ओटी टाइम, ऑपरेशन थिएटर टाइम 2 आवर इंक्लूड है। तो अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है, लाइक कुछ कॉम्प्लिकेसी होती है, अगर ओटी टाइम 2 घंटे से ज़्यादा बढ़ता है, या मान लो इस पे अगर 3 दिन से ज़्यादा होता है, तो फिर ये अमाउंट फ्लक्चुएट करेगा। अदरवाइज कैश में ये अमाउंट 2.5 लाख मुझे एस्टिमेट किया है। अभी फिलहाल मैं काफ़ी नर्वस हूँ, अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मॉर्निंग में मेरा 9:30 पे सर्जरी है, और अभी तक तो मुझे सच किसी भी मेडिसिन से या कोई भी प्रिकॉशन से सच कुछ इतना रिलीफ नहीं हुआ ब्रीथिंग में। हाँ ठीक, एसिड रिफ्लक्स में काफ़ी रिलीफ हुआ, एसिड रिफ्लक्स टोटल कंट्रोल में आएगा, बट ब्रीथिंग इशू इतना रिलीफ नहीं हुआ है। कभी कभी सोने में ठीक है रिलीफ हो जाता है, अगर आप बेड स्लैंड करोगे, तकिया लगाने तक हम कभी कभी तकिया लगाते हैं, उससे उतना रिलीफ नहीं होता। अगर आप कंप्लीटली बेड स्लैंड करोगे तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ होता है, बट वही है कि वो नाइट में रिलीफ हो जाता है तो दिन में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कंप्लीटली मुझे मेरा लाइफ डिस्टर्ब हो चुका है। मैं प्रॉपर सोने में इशू होता है, कभी कभी खड़े होने में, कभी बैठने में, खाने में इशू होता है। हालांकि मुझे एसिड का रिफ्लक्स, सीने में जलन, हार्टबर्न वगैरह नहीं है, बस मेरा मेन कॉज जो है एक्चुअली चेस्ट थ्रोट प्रेशर का है। यहाँ पे थ्रोट पे प्रेशर होता है, इसकी वजह से ब्रीथिंग डिस्टर्ब होता है। इस ब्रीथिंग डिस्टर्ब कंफर्म करने के लिए मैंने स्लीप स्टडी भी कराया, तो स्लीप स्टडी में निकल के आया कि पुअर स्लीप एफिशिएंसी, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन 88-86 तक डाउन हो जाता है, हार्ट रेट मेरा 48 तक डाउन हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन भी हुआ कई बार, तो हार्ट साइड तो कोई इशू नहीं है, इसलिए हार्ट साइड के लिए भी मैंने ELR टेस्ट कराया, NT-proBNP टेस्ट कराया, पर इन सब टेस्ट से कंफर्म हो गया कि कोई हार्ट का इशू नहीं है, जो भी इशू है इट इज रिफ्लक्स रिलेटेड। सो कल मेरा मॉर्निंग में सर्जरी है। अभी आज संडे नाइट को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 10:30 के अराउंड। सो जो भी मेरा नेक्स्ट रिव्यू होगा आफ्टर सर्जरी, मुझे कैसा लगता है। अभी तो फिलहाल बहुत नर्वस हूँ, लेकिन अब देखते हैं कल क्या होता है। सर्जरी के बाद कैसा लगता है, ब्रीथिंग इशू रिजॉल्व होता है या नहीं होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें रिकवर हो जाता है या मतलब प्रॉब्लम फिर से लौट आता है, हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपका प्रॉब्लम परमानेंट रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं यही सर्जरी करने के बाद मैं कल के दिन या परसों के दिन ये वीडियो बनाता हूँ कि मुझे कैसा लगता है नेक्स्ट। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।